प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, देखेंगे बच्चों कि आज आप लोग को हम वॉइस पढ़ाएंगे। वॉइस में जो है कैसे होता है, क्या चेंजिंग होता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, है ना, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पैसिव से एक्टिव भी बताएंगे, जैसे कि जो सत्य है वो बता रहे हैं आप लोग को, है ना। आज हम इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत स्पेशल नियम भी आप लोग को बताएंगे, वो भी बहुत शॉर्टकट में और बहुत ट्रिक के साथ में। तो कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान से इधर उधर नहीं होगा, जब भी वीडियो स्टार्ट करें तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर बैठिएगा बच्चों, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉच मतलब जब कोई भी चीज़ कुछ कह दिया जाता है ना बच्चों, वॉच कहा जाता है तो उसको ही हम वॉच कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो। ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों कि कर्ता प्रधान क्या हो। कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट। कर्ता किसको डिनोट करता है बच्चों? सब्जेक्ट को। कर्ता का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट प्रधान हो तो व्हाट डू इट मीन बाई सब्जेक्ट प्रधान? मतलब कि ये होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगे तो उसी को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्रधान हो। से ही इज, ही के साथ इज लगेगा। आई एम, आई के साथ एम लगेगा। तो उसमें आई और ही दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आई है, तो इसी को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्रधान हो बच्चों। उसके बाद एक वॉइस होता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है कि जब वाक्य में कर्म प्रधान हो। कर्म का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म का मतलब। इसका क्या मतलब है कि जब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगे तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट में मान लो आ गया कि ही आ गया, हिम आ गया, तो उसको लाकर सब्जेक्ट की जब लगेंगे तो ही हो जाएगा, तो उसके अनुसार ही इज आ जाएगा। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो उसको पैसिव वॉइस बताते हैं बच्चों। पैसिव वॉइस में अक्सर यही होता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, ठीक। अब हम आप लोग का टाइम नहीं जाया कर रहे हैं, है ना। इसको बार बार आप रिवाइज करके देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ बोल रही है बच्चों। अब आ गया है आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। बहुत शॉर्टकट में देखिए बच्चों, है ना, और हर एक बात आपको यहाँ पर बताई गई है। देखिए सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में लिखिए। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट हिम है तो उसका सब्जेक्ट केस ही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में बदलकर लिख देते हैं। अभी आपको हम बताए हैं, आगे दिखा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है। तो जो एक्टिव वॉइस, मान लो कि एक्टिव वॉइस में है इज, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज बीइंग, है ना बच्चों। जैसे मान लो एक्टिव वॉइस में है डू डज, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज एम आर, ठीक है। इस तरह से हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बदल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि पैसिव वॉइस में जो है इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये हमेशा सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सभी सेंटेंस के साथ, सभी टेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बच्चों। ज़्यादातर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों? बाई का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं, ठीक। जो सब्जेक्ट मान लो ही था तो उसको हिम करके लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। उसके बाद यदि कोई शब्द और बचता है तो उसको प्रीपोजिशन और जो ये अभी लिखे ना, उसको प्रीपोजिशन के और उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था उसके बीच में ही लिखते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में, मान लो कि कोई शब्द आ गया तो उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, है ना, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो इसका शॉर्ट फार्मूला कैसे बनाए, देखो ये देखिए। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आई और कोई शब्द बचता है बच्चों तो उसको इसी बीच में लिखेंगे, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई के पहले। आ रही बात समझ बच्चों? ठीक है। अब देखिए इसका आगे, अब आप लोग को बता रहे हैं बच्चों कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में कैसे बोलते हैं। आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, अम्मी का सब्जेक्टिव आई, ठीक है। इस तरह से ही का हिम, हिम का ही, सी का हर, हर का सी, इस तरह से बच्चों। यू का यू, ठीक, दे का देम, फिर देम का दे, वी का अस, अस का अस, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और देखेंगे आप लोग, केवल 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव बना जाता है, 4 प्रकार के टेंस का पैसिव नहीं बना जाता है, जो कि नीचे दिए हुए हैं। जितने भी देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों टेंस का जो है पैसिव नहीं बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये चारों टेंस का पैसिव नहीं बना जाता है। आप चाहे तो सीधे आप स्क्रीनशॉट भी लिया कर सकते हैं, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अब क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग को बताते रहे।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले बताया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और अफर्मेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है। ये अफर्मेटिव में आता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और उसके पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप लोग को भी बताया बच्चों कि जब भी पैसिव वॉइस बनेगा उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है बच्चों। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें वाज वेयर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और सेल। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब इसकी पैसिव बनाते हैं बच्चों तो लिखते हैं विल बी या सेल बी, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म आता है। ठीक, और इसकी जब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग लिखेंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर बी ई आई एन जी बच्चों, ये ई है। ठीक है, बी ई आई एन जी बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो उसका एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों वो है वाज और या वेयर, उसके साथ वर्ब का एनजी फॉर्म आता है। ठीक, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर, है ना, तो जानते हैं सब लोग। इसकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर के साथ बीइंग लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में बच्चों। ठीक, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव के साथ बीन लगाकर और जो इसका मेन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, उसके बाद आ गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सातवां। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग होती है हैड, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर फॉर्म हो जाता है। ठीक, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस इसकी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। बस बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जो है एक और बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, इसकी जो है एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग होती है विल सेल के साथ हैव फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। इसकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग होती है विल सेल फिर हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब आप लोग को इसी का एग्जाम्पल दे रखे हैं, 8 टेंस का 8 एग्जाम्पल है, उसी को बता रहे हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, जैसे कि है ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा है। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ए लेटर है तो वैसे ही लिख देंगे ए लेटर। अगर ये प्रोनाउन होता तब उसका केस हम बदलते हैं बच्चों। ठीक, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज या एम या आर। तो ए लेटर सिंगुलर इसलिए हम लगा देंगे इज। और उसके बाद वर्ब हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में वर्ब राइट है ना, तो इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा रिटेन, WRITTEN। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो बाई का प्रयोग कर दे रहे हैं। बाकी के बारे में भी बताएंगे बच्चों। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बताए थे, हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, ये खत्म हो गया बच्चों। ठीक, इस तरह से देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी हिंदी बच्चों, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो पैसिव क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, मतलब मीनिंग सेम ही रहेगी बच्चों। ठीक है, अब इसमें ए लेटर जो है देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आईएनजी वो लगा ना, वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगा है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा था, इसीलिए इसको जो है कर्ता प्रधान कहते हैं और इसको कर्म प्रधान कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए आ गया आपका ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे ए लेटर। ठीक है, उसके बाद ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म आता है। तो जैसे कि ये इज है तो इज एम आर भी होता है, उसके बाद बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये ए लेटर सिंगुलर इसलिए बच्चों इज लगा देंगे, उसके साथ बीइंग लगा देंगे BEING बीइंग, और राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटेन, फिर बाय लगा देंगे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ठीक है बच्चों, अगर सी होता तो हर हो जाता। बाय द वे नेक्स्ट एग्जांपल में चलो हम सी ले रहे हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में हम सी ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है ही हैज़ रिटन ए लेटर, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे ए लेटर।
अब इसका जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग होता है हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ए लेटर सिंगुलर हम लगा देंगे हैज, उसके बाद बीन लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। बाई लगा देंगे, अगर ये ही है बच्चों तो हिम हो जाएगा, अगर ये सी होता बाय द वे सी होता तो यहाँ पर हर हो जाएगा बच्चों, अगर वो सी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में, बस करता हूँ। उसके बाद देखिए बच्चों ही रॉट ए लेटर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, ही रॉट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस की होती है वाज गया, तो इसके साथ वाज लगा देंगे और इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन बाई, ही का क्या हो जाएगा बच्चों हिम हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, ठीक है बच्चों, हो गया ये भी। तो ही वाज राइटिंग, तो बच्चों ये क्या है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो ये जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए ए लेटर को ऑब्जेक्ट को जो है पहले लिख देंगे और इसको वाज को वाज बीइंग बना देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, हो जाएगा ए लेटर, ये भी सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, तो हो जाएगा वाज बीइंग। अगर प्लूरल होता बच्चों तो वेयर लग जाता। फिर राइटिंग का थर्ड फॉर्म है रिटन बाय, ही को बदल देंगे बच्चों तो हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हिम। आ रही बात समझ बेटा, ठीक है। अब देखो बाबू ही ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, ठीक है। तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव में, है ना, तो इसको हैड के साथ बीन लगा के बना देंगे। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो पहले लिख लेंगे ए लेटर। चलो यहाँ पे हम जो है आई कर दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं आई करते नहीं, समझ में आ रही बात, समझ में आई थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ए लेटर। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों हैड बीन, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, सॉरी रिटन है ही है, इसका थर्ड फॉर्म भी रिटन ही रहेगा। तो बाई आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों मी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप ये एग्जाम्पल नंबर 7, ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसमें विल को विल भी लगाते हैं ना, बस बात खत्म, तो हो जाएगा ए लेटर। तो विल को लिख देंगे विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन और ही का हो जाएगा बाई हिम, बाई ज़्यादातर लगाते हैं बच्चों, ठीक है। अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर बाई नहीं लगाते, ठीक है, कहीं कहीं पे टू लगाते हैं, इन लगाते हैं, विथ लगाते हैं, अभी सब बता रहे हैं उसके आगे, ठीक। उसके बाद देखिए बच्चे ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा, है ना। तो इस तरह से है, तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बच्चों। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या विल हैव है तो विल हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ए लेटर लिख लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे ए लेटर, लिख देंगे विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म है रिटन लिख देंगे, फिर बाई लगा देंगे बच्चों और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों क्या बता रहे हैं कि स्पेशल रूल बता रहे हैं फॉर पैसिव वॉइस के लिए, कुछ स्पेशल रूल्स हैं। पहला क्या बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसकी पैसिव ही नहीं बनती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा भाई तो पैसिव कैसे बनेगी, भाई दूल्हा ही ना हो तो शादी कहाँ से होगी, है ना। तो इसी तरह से है कि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर पैसिव कहाँ से बनेगी, है ना बच्चों। देखिए यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसकी दो पैसिव बनाई जाती है बच्चों, है ना, ये भी बात है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव बनाई जाती है ना। देखिए जैसे कि आ गया ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बुक है। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, सजीव है ना। किसे दी तो मुझे, किसे से प्रश्न करने पे जो आंसर होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। इनडायरेक्ट को जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसके पहले टू लिख देते हैं बच्चों, ये भी रूल है। जब इनडायरेक्ट की पैसिव बनाई जाती है, जैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसके पहले हम टू लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये बुक भी है आपका, तो ए बुक को लेकर बना रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए बुक। उसके बाद जो बच्चों ये पास्ट इंडिफिनिट है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो मैं पहचान लिया कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए वाज भी लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा देंगे वाज, ए बुक वाज, गेव का थर्ड फॉर्म है गिवन। अब यहाँ मी है ना, तो इसको गिवन टू मी लगाएंगे, टू मी, ठीक है। जब पैसे बनाते हैं तो इसके पहले टू लगा देते हैं। बाई ही का क्या हो जाएगा हिम, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप इसकी दूसरी पैसे बना सकते हैं मी को लेकर, जैसे मी को सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। फिर आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं, वाज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन,
गिवन। अब यहाँ ए बुक है, इसके पहले टू नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा ए बुक। हम बताए थे बच्चों कि जब भी कुछ अलग अदर वर्ड आता है तो उसको बाई और वर्ड थर्ड फॉर्म के बीच में लिखते हैं। तो अदर वर्ड आ गया तो बाई और वर्ड के थर्ड फॉर्म के बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो बुक, उसके बाद बाई लगा देंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। आ रही बात सुनिए बच्चों, जैसा ठीक है। अब क्या बच्चों देखिए, यहाँ पे है सानली वाज राइटिंग हर मदर ए लेटर। सानली अपनी माँ को एक पत्र लिख रही थी, ठीक है। तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हर मदर भी एक ऑब्जेक्ट है, ए लेटर भी। किसको लिख रही थी, किससे या किसको से प्रश्न करो बच्चों, तो जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के बाद, उसके पहले हम लोग टू लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए लेटर के पहले नहीं लिखेंगे। अब इसको मान लो कि हर मदर लेकर एक बना लो, देखिए हर मदर वास है तो वास बीइंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पास्ट कंटिन्यूस में वास वेयर बीइंग होता है, ठीक है। हर मदर वास बीइंग राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर हो गया, बीइंग रिटन ए लेटर। बाई लगा देंगे बच्चों, बाई। अब सब्जेक्ट सालनी तो यहाँ पे सालनी लिख देंगे, ठीक है। अब ये ही अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो इसके पहले टू लगा देते, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना क्या लिखी, पत्र लिखी, तो इसके पहले टू नहीं लगाते बच्चों, ठीक। इसका दूसरा बना के दिखा रहे, जैसे कि ए लेटर को लेकर हम बनाते तो जगह ए लेटर, ठीक है बच्चों। ए लेटर लेकर बना रहे, ए लेटर। अब इसमें भी वाज लगा देंगे, वाज बीइंग रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन। अब यहाँ पे हर मदर है ना, तो इसको यहीं पे लिखेंगे रिटन टू हर मदर। इसके पहले टू लगा देंगे बच्चों, टू हर मदर बाई सालनी। सालनी में इस कैपिटल में है ना बच्चों, बाई सालनी। इस तरह से जिस भी सेंटेंस की दो ऑब्जेक्ट होती है उसकी दो पैसिव बन जाती है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर नॉन तथा ऑब्लाइज के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब नॉन है मतलब कि नो के साथ भी हुई टू आ जाएगा। ऑब्लाइज है ना, नॉन मतलब पहचान करना, जानना है ना, जानना पहचानना। ऑब्लाइज मतलब एहसान मानना है ना, कृतज्ञ होना, आभार महसूस करना है ना बच्चों, आभारी होना, उसको ऑब्लाइज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो इसमें जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे यू, पैसिव बनाने के पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद ये कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा यू के साथ क्या आएगा, आर। इज एम आर होता है ना, तो यू के साथ क्या जाएगा, आर। नो का थर्ड फॉर्म नोन, वो थर्ड फॉर्म ही लिखा है नोन। उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, यहाँ पर बाई नहीं लगा बच्चों, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, यू आर नोन टू मी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है यू विल ऑब्लाइज मी, आप मेरा एहसान मानेंगे या आप मेरा आभारी होंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट मी है तो उसको सब्जेक्ट में पहले बदलेंगे तो हो जाएगा आई, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। विल को क्या हो जाएगा, विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों ना, तो क्या हो जाएगा विल के साथ विल बी। ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, ईडी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे टू लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, टू बाई लगाएंगे टू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, बस, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जैसे कि आपके सामने आ गया, ये देखिए कॉन्टेंट तथा इंटरेस्टेड। कॉन्टेंट मतलब होता सम्मिलित होना, इंटरेस्टेड मतलब होता लगाव होना। इनके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है बच्चों, किसका, इन प्रीपोजिशन का, ठीक है। जैसे द बैग कॉन्टेंट्स मैनी थिंग्स, बैग में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं मतलब आ गई हैं, तो जगह मैनी थिंग्स। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कि इसमें पैसिव बनाने के लिए इज एम आर का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले हो जाएगा मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। इज एम आर में से प्लूरल के लिए आर ले लेंगे। कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ इन लगाएंगे बच्चों, तो इन द बैग हो जाएगा, यानी कि बाय द बैग, इन द बैग हो जाएगा बच्चों, इन द। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें इन लगाएंगे कंटेंट के साथ इन द बैग। एक तरह से आपका प्रीपोजिशन भी तैयार हो रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद दिस मूवी इंटरेस्टेड मी, यह मूवी मुझे इंटरेस्टेड की है ना, मुझे लगाव की है। तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बच्चों, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। उसके बाद ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके साथ वाज का यूज करेंगे, है ना। पास्ट में पैसे के लिए क्या होता है, वाज वेयर होता है, तो वाज लगा लेंगे। आई वाज इंटरेस्टेड, उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म वही लिख देंगे, जो सेकंड फॉर्म होता है वही थर्ड फॉर्म होता है। अब बाय द मूवी नहीं लिखेंगे, इन दिस मूवी लिखेंगे, इन दिस मूवी। इंटरेस्ट के साथ आता है इन, जगह इन दिस मूवी। आ रही बात में लाला, ठीक है।
उसके बाद देखो बच्चों एक रूल ये भी है कि डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म जैसे शब्दों के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है बच्चों। किसका? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, डिस्प्लीज्ड मतलब बेहताशा होना, व्यथित होना, डिस्ट्रेस्ड मतलब व्यथित होना, एस्टोनिश्ड मतलब चकित होना, आश्चर्य होना, सरप्राइज मतलब भी आश्चर्य होना, लार्म मतलब हंसना, अलार्म मतलब चिंतित होना, है ना बच्चों। तो इनके साथ भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है। किसका होता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है हिज मिजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, उसकी दयनीय स्थिति मुझे निराश कर दी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आई ले लेंगे, ये मी है ना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, डिसअपॉइंटेड पास्ट टेंस है तो हो जाएगा वास, आई के साथ होगा वास। डिसअपॉइंट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, डिसअपॉइंटेड ही होता है इसका थर्ड फॉर्म भी। ठीक है। डिसअपॉइंटेड बाई नहीं लगाया बच्चों। ठीक है। डिसअपॉइंट के साथ क्या लगाएंगे? एट, एट हिज। ठीक है। बाई नहीं लगा सकते आप, डिसअपॉइंट के साथ में एट लगाएंगे, एट हिज मिजरेबल दयनीय कंडीशन स्थिति। आगे बात समझ रहा। ठीक है। उसके बाद देखो योर फेलियर डिस्ट्रेस्ड मी, आपकी असफलता मुझे व्यथित कर दी, बहुत दुखी कर दी, है ना। तो डिस्ट्रेस्ड के साथ भी एट लगाएंगे बच्चों। तो आई सबसे इसको देखिए पहले मी को बदलेंगे आई में, सब्जेक्ट के आई हो जाएगा। उसके बाद ये जो है पास्ट इंफिनिट टेंस है तो इसमें भी वाज वेयर का प्रयोग होता है तो वाज का लगा देंगे, आई वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड एट योर का योर ही रहेगा, एट योर फेलियर। अरे बात बच्चों। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अजीब तरह से बनेगा। देखिए ही लाफ्ड एट मी, पहले से ही एट लगा हुआ है, ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पे हंसा, तो ये भी पास्ट इंफिनिट टेंस है। तो मी को पहले सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो हो जाएगा आई, सब्जेक्ट किस में हो जाएगा? आई। उसके बाद ये पास्ट इंफिनिट टेंस में तो हो जाएगा वाज। लाफ्ड एट है बच्चों तो इसको लाफ्ड एट ही रहने देंगे, लाफ्ड एट। यहाँ पर बाई लगा देंगे बच्चों क्योंकि एट पहले से था इसलिए लगा देंगे बाई। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। ही का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा? हिम। ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद देखो बाबू नेक्स्ट नेम क्या है कि चार्म, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, लाइन आदि के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है। चार्म मतलब आकर्षक, खुशी होना, सेटिस्फाई संतुष्ट होना, डिस्गस्ट मतलब घृणा, लाइन मतलब पंक्ति, इन सब के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी, उसकी ट्रीटमेंट, उसके उपचार मुझे प्रसन्न कर दी। तो ये भी जो है पास्ट इंडिफिनिट बच्चों, वर्ब का सेकंड फॉर्म इसलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले मी को सब्जेक्ट केस में लिखेंगे क्या हो जाएगा? आई जाएगा, आई वाज डिस्प्लीज्ड का थर्ड फॉर्म, आई वाज प्लीज्ड का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड ही रहेगा, प्लीज्ड। जो आई वाज प्लीज्ड, फिर एट लगा देंगे बच्चों, एट हिज ट्रीटमेंट, एट हिज ट्रीटमेंट मतलब मैं उस पर ट्रीटमेंट पर प्रसन्न हुआ, है ना। उसके बाद देखो माई वर्क विल सेटिस्फाई यू, मेरा काम आपको संतुष्ट करेगा। ठीक है। तो सेटिस्फाई के साथ भी विद का यूज होता है। ठीक है बच्चों। और देखिए ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल बी का यूज होगा। सबसे पहले यू ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट में भी लिखेंगे तो यू हो जाएगा, यू। फिर विल है तो विल बी, विल बी। सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, विथ सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। यहाँ पर बाई नहीं लगा है ना, तो हो गया था मिस्टेक से, लेकिन बाई नहीं लगाएंगे आप। ठीक है। विथ माई वर्क। ठीक। इसके बाद देखिए ये है हिज बिहेवियर चार्म अस, उसका व्यवहार हमें आकर्षक किया, है ना। तो ये भी पास्ट इंटेंस है और ये है अस, अस मतलब हमें, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी, वी। अब जो है पास्ट में था तो हो जाएगा वाज वर होता ना, तो वी वर, वी वर। चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म भी हो जाएगा, विथ रहेगा बच्चों, विथ। ठीक है। विथ हिज बिहेवियर, विथ हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। आगे बात सुन बच्चों, यदि वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व नहीं हो, सब्जेक्ट महत्व ना हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका, देखिए पीपुल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के सभी लोग गेम पसंद करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है गेम्स। ठीक है। उसके बाद ये है पॉजिटिव टेंस,
ठीक है, और सब्जेक्ट है पीपुल। तो पीपुल बहुत महत्व नहीं है क्योंकि सब लोग पसंद करते हैं ये गेम, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पर लिख लीजिए गेम्स, फिर प्रेजेंट टेंस था ना, तो इजेमार लगाएंगे तो गेम्स आर, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट लिखिए, गेम्स जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अब जो नहीं कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, इसको लिखाइए, बहुत महत्व नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं वैसे ही लोग ही तो पसंद करते हैं गेम्स को, बस इसलिए। अब देखिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका भी जब पैसिव बनाएंगे, है ना, तो पीपुल का यूज नहीं करेंगे पैसिव में क्योंकि ये बहुत मेन नहीं है ना बच्चों। तो ऑब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इजेमार लगाएंगे ना क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है बच्चों, तो इसलिए इजेमार लगाएंगे। तो इंग्लिश साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ वर्ड जैसे मेक, कॉल, थिंग्स, कंसीडर, फाइंड, इलेक्ट, सिलेक्ट, चूज, कीप, अपॉइंट्स ऐसे हैं कि इनके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो हम केवल ऑब्जेक्ट को ही लेकर पैसिव बनाते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब अभी देखिए, जैसे कि मेक मतलब बनाना, कॉल पुकारना, थिंग्स है ना, थिंग्स, कंसीडर, फाइंड, इलेक्ट, सिलेक्ट, चूज, कीप, अपॉइंट्स ऐसे आ जाए। थिंग्स मतलब सोचना, है ना, इस तरह से आ जाए। तो क्या होता है कि इसके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, स्टूडेंट्स मेड हिम मॉनिटर, तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मॉनिटर, अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है मॉनिटर ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम हिम को ही लेकर पैसिव बनाएंगे बच्चों, फिर मॉनिटर को लेकर पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि इसके पहले हम आप लोग को बताया था ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव बनती है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, इतने वर्ब्स ऐसे हैं कि इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर पैसिव नहीं बनाना है, हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव बनाना है। ठीक है बच्चों, तो जाएगा देखिए, स्टूडेंट्स मेड हिम मॉनिटर, तो ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है बच्चों, और ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव किस हो जाएगा, ही, इसके साथ लगाएंगे वाज। अब मेड का थर्ड फॉर्म भी होता है मेड, मेड, ही वाज मेड। अब जो बचा है मॉनिटर, उसको लिख देंगे मॉनिटर। अब यहाँ पे जो है बाई लगा देंगे बच्चों, ठीक है, बाई स्टूडेंट्स, बाई स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब मॉनिटर को लेकर हम पैसिव नहीं बना सकते यार, ये बात समझ में यहाँ पर, मॉनिटर को लेकर पैसिव नहीं बना सकते, ये खास बात था इसमें। ठीक है, मतलब इतने वर्ब्स ऐसे हैं कि इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेकर पैसिव नहीं बना सकते बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए द बॉय कॉल्ड हिम हीरो, बच्चे उसे हीरो कहते थे, है ना। तो जो कॉल्ड, देखिए कॉल के बाद आ गया ना हिम, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है हीरो, है ना, उसके बारे में बता रहा है, तो इसको हीरो को लेकर पैसिव नहीं बना सकते, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हिम को लेकर पैसिव बनाएंगे तो जगह ही। अब ये कॉल्ड मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है बच्चों, तो वाज या वेयर का यूज करेंगे, तो ही के साथ जगह वाज, ही वाज। कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है, कॉल्ड। हीरो यहाँ पे लिख देंगे, बताते हैं बच्चों कि वर्ब और बाई के पहले मतलब बीच में जो बचता है उसको लिखते हैं, बाई द बॉयज। अब सब्जेक्ट लिख देंगे बाई द बॉयज, आई बात समझ। ठीक, अब लास्ट रूल देखिए, यदि वाक्य में शुड आ जाए, हैव टू आ जाए, इज टू आ जाए, तो पैसिव बनाने के लिए इसके बाद हम बी लगा देते हैं बच्चों, क्या लगा देते हैं, बी लगा कर पैसिव बनाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे देखिए, सी शुड हेल्प हिम, उसे उसकी मदद करनी चाहिए, उसको उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हिम को पहले लिख लेंगे सब्जेक्टिव केस में जगह ही, फिर शुड के बाद बी लगा देंगे, शुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, बाई सी का ऑब्जेक्ट किस हो जाएगा बच्चों, हर, बाई हर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है, हेल्प टू हिम मतलब होता है मदद करनी है बच्चों, हेल्प के साथ टू आ गया, वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है बच्चों, तो यहाँ पे बी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे, वी, तो हो जाएगा हिम को पहले लिखेंगे, हो जाएगा ही, है ना, ही। अब ही के साथ तो हैव लगा नहीं सकते, तो हो जाएगा हैज, ही हैज टू, उसके बाद में लगाएंगे बी, लिखे थे ना कि उसके बाद में लगाते हैं बी, अब इसके पहले बताया ना बाद में लगाते हैं बी, तो बी हेल्प्ड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, क्या हो जाएगा बच्चों, अस। ठीक है, उसकी मदद हमारे द्वारा की जानी चाहिए, है ना।
करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आ गया कि ही इज टू डू इट, उसे या करना है, उसे या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इज टू के बाद में हम बी लगा देंगे पैसे बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, पहले आप जो लिखेंगे इट, लिख देंगे इज टू बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, डन बाई, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम। आई बात समझ, मतलब यह उसके द्वारा होना है, इसे उसके द्वारा होना है बच्चों, है ना, या उसको ये करना है। आ रही बात समझ बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग का जो है बच्चों फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट में आप लोग को इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव का जो है पैसिव बनाना बताएंगे बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल। और एक बात बच्चों, आप लोग चैनल को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करेंगे बच्चों। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद जो है वीडियो को शेयर जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।